बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत हुई और बानी पीटीआई को जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। पाकिस्तान अदालत ने नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस ले लिया है और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल जो है खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस के हवाले से समाअत हुई। दूसरी जानिब पीटीआई ने जो है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से जो मुतल्लिक समाअत है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग का मुतालबा किया है। बहुत कुछ हो रहा है जी, और ये इसमें ज़रा मुख्तसर तौर पे, क्योंकि एक एंड गेम तो ये है कि ये सिस्टम जा रहा है तेज़ी के साथ। जी, अब उससे पहले के वाक़यात बहुत से हैं, उस पर हम रोज़ बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आज की भी बात हम कर लेते हैं। लेकिन बात ये सारी कि आज जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे, लेकिन ये कि उनको दिखाया भी नहीं गया और जो कार्रवाई थी अदालत की वो भी नहीं आई। लेकिन जो तस्वीर लीक हो गई जी, और उसमें वो जो है वो बयान ये होता है कि वो ब्लू उन्होंने पहनी हुई थी शर्ट, तो ब्लू खैर आपने भी पहनी हुई है। मैं अब इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि इसका क्या लिंक बनता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ब्लू पहनी हुई थी तो उसकी बुनियाद पे शायद वो एक तनाज़ा खड़ा हो गया वहाँ पे। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो ये केस था क्या, ये केस ये हुआ क्या है, जी, इसको पहले ज़रा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम का तमाम सिस्टम जो है ना वो उसका बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो चुका है ऑलरेडी। ये हुआ आज जो केस था वो हुआ क्या हुआ, ये जी, खान साहब की गवर्नमेंट गिर गई, वो अदम एतमाद आया, हुकूमत चली गई उनकी, और PDM-1 आ गई। PDM-1 ने आने के बाद एक तो उन्होंने बड़े अच्छे कवानीन भी बनाए, ये एक्ट एंड प्रोसीजर बिल के भाई सुमोटो एक से ज़्यादा जज रहे हैं और ये सारा जो हमें नज़र भी आ रहा है सारा। एक उन्होंने ये किया आते ही कि उन्होंने नैब के अंदर तरामीम करवा दी ताकि हम तो बहुत से लोग बच के निकले। अच्छा, वो जो है वो नैब के अंदर तरामीम उन्होंने करा दी और तरामीम करा दी कि ये जनाब इतने करोड़ तक करप्शन नहीं होती, इतने अरब तक करप्शन होती है, ये होता है, फलां होता है, दिमागना होता है, ये होता है। उस सिस्टम में भी मौजूद है ना बहुत सारी शख्सियात। हमारे पास अरबों रुपए है कि हम जहाँ मर्जी हमारा जो मर्जी करें, हम हमसे कौन है पूछने वाला। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक शख्सियत की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं मजमूई एक मुल्क की बात कर रहा हूँ कि वो एक है ना एलिट। इन्होंने आते वो केस अपने जो है वो ख़त्म करवाने के लिए इन्होंने तरमीम कर ली PDM-1 की पार्लियामेंट ने। वही जिस पे नैब के केस हैं वो केस तरमीम करो और वो केसों से जान छुड़ाओ। खान साहब बैठे हुए थे उस वक्त बाहर, उस वक्त ना तोशा खाना था ना ये 190 मिलियन पाउंड का केस था। खान साहब पहुंच गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, और उन्होंने शायद सुप्रीम कोर्ट को भी कर दिया, ये मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया, जो भी हुआ बहरहाल, एनीवे सुप्रीम कोर्ट में किया उन्होंने एक्ट एंड प्रोसीजर भी, वो चैलेंज हो गया। उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच था उन्होंने केस का फैसला महफूज कर लिया और जाते जाते उमर अता बंदयाल साहब ने सारा ही एक्ट एंड प्रोसीजर बिल जो तरामीम अच्छी थी वो सारी पार्लियामेंट की वो मंजूर कर ली, जिसमें एक ये भी थी कि 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा सुमोटो का, तो वो अब 3 रुकनी करता है। ठीक है ना, फायदे से सब मुशावरत करते हैं। लेकिन जो नैब की तरामीम की थी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उसको उन्होंने उड़ा दिया। फिर नैब के केस खुल गए, सारे के सारे वहीं के वहीं खड़े हैं। हमने क्या किया, हम तो मतलब सब के सब मुकदमे सारे वहीं के वहीं। इस दौरान ये हुआ कि जनाब फिर जाहिर है कि दूसरा इलेक्शन होने से पहले, इस पार्लियामेंट आने से पहले फिर जो है वो मज़ीद अमेंडमेंट्स हुई और खान साहब के ऊपर केस खुल गए। एक केस बना ये 190 मिलियन पाउंड, एक बना तोशा खाना, और बाकी भी, और जो ये 2 ही है मेरे ख्याल से करप्शन के। तो बात ये चलना शुरू हुई, आपको याद करें, बहस शुरू हो गई कि भाई अब इससे तो खान साहब पीछे हटेंगे क्योंकि खान साहब को खुद फायदा मिलता है, खान साहब की तो अपनी बचत होती है, खान साहब को तो अपना फायदा है कि ये इस केस से जान छुड़ाएं। और नैब की तरामीम जो है उसमें
वो भी मतलब है कि अपने जो है वो बहती गंगा में हाथ धोएं, वो अड़ गए। ये एक तो इस तरह के लोग जो है ना बड़ी गड़बड़ कर देते हैं पूरे चलते चलते सिस्टम में ना। वो फिर अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं, ये मैं तो नैब की तरामीम को मानता ही नहीं, और उसका नतीजा वो कट्टा फिर खुल गया। अच्छा, अब ये हुआ कि वो फैसला हुकूमत ने, उमर अता बदियाल साहब का जो फैसला था 3 रुकनी बेंच का, हुकूमत पीडीएम 2 आ गई, इन्होंने वो फैसला चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, लार्जर बेंच बन गया। तो ये जो आज समाअत हो रही थी, ये नैब तरामीम केस की समाअत है। सही। यानी नैब तरामीम केस जिसमें खान साहब एक पिटिशनर हैं। अच्छा, एक पिटिशनर है, असल में तो हुकूमत पिटिशनर है ना, कि भाई इसको हमें हमारी जान छोड़ें। वो जो फैसला उमर अता बंदयाल साहब हमारे हक में कर गए थे, वो जो नैब की तरामीम खत्म, यानी नैब की तरामीम कर गए थे कि अब कोई मतलब 50 करोड़ करप्शन तो नहीं होती ना, 50 करोड़ की कौन सी करप्शन है नैब की, मतलब ये तो मामूली तो आम है, रूटीन है। इस तरह के केस तो आप याद करें सारे खुल गए थे वो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अब ये वो केस है। अब इसमें मसला ये है कि वो तो 190 मिलियन पाउंड चल रहा है, वो उसका फैसला आता है नहीं आता, जब भी होगा जैसे होगा, उसमें जमानत हो गई ये नहीं क्या हो, मैं नहीं जानता वो, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अब अगर ये तरामीम, एक तो आज हसनात मलिक साहब हमारे बड़े जबरदस्त, जो ये जो अरसा गुजरा है ना, इसमें एक तो हमारे कोर्ट के जो अदालतें कवर करने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनका ज़बरदस्त कमाल रहा है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कवर किया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम दिखाए हैं और मिनट टू मिनट हमें बताते भी रहे हैं। और दूसरा मईशत के हवाले से, चाहे वो मेहताब हैदर साहब हों या शहबाज राना साहब हों या बाकी लोग हों, जो जिन्होंने खलीक यानी साहब डाउन में, ये इनको पढ़ के आपको पता चलता है कि मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है। अब जनाब इशू ये है कि एक तो वो है ना जो मतलब रियल टाइम, मतलब इससे कहता नज़र कि कोई नाराज़ हो या कोई खुश हो, वो बिल्कुल हकीकत बयान कर देते हैं कि भाई मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है, जो अहम तरीन मसला है। अब इस पूरे माहौल में आप ये देखें कि सूरत हाल ये बनी कि फाइज हसनात मलिक साहब की आज ये स्टोरी आई हुई एक्सप्रेस में कि गालिबन फाइज साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत में तोसी नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि वो मतलब तोसी नहीं चाहते, वो जब रिटायर उन्होंने होना वो होंगे। उसके बाद जिस तरह जो तरीक़ाकार है अदालतों का, ये अदारों का तसादुम नहीं है। ये बात जहन में रखें कि किसी भी रियासत में, किसी भी मुल्क में अदालतें सुप्रीम होती हैं। वो मुल्क चलता उस वक्त है जब वहां पे रूल ऑफ लॉ होता है, बाकी सारे अदारे उसके मातहत होते हैं। आप देखें एक्सटेंशन का केस भी जो है बाजवा साहब का अदालत में गया था। तो ये लड़ाई बनती नहीं है कि तसादुम हो रहा है अदालतों में, और ऐसा ना होना चाहिए, ना होता है। देखिए, क्योंकि अदालत ही मुल्क के अंदर अल्टीमेट फैसले करती है। भाई ट्रंप ने हिस्सा लेना है नहीं लेना, अदालत फैसला करेगी। ट्रंप के साथियों को जेल में फेंकना है या छोड़ना है, अदालत फैसला करेगी। आप उन फैसलों के ऊपर इख्तलाफ का, या उन फैसलों के ऊपर आप जब वो आ जाते हैं फैसले, आप उन पर राय देते हैं, हम सब देते हैं फैसलों पर राय, लेकिन हम जो है वो कभी कभी अदालतें इसके ऊपर थोड़ा सा वो भी इतराज़ भी करती हैं कि भाई ये हमारे रिमार्क्स आ रहे हैं, तो रिमार्क्स फैसला नहीं है, लेकिन वो रिमार्क्स ऐसे आ रहे होते हैं, लोग फैसला समझ लेते हैं, फैसला कुछ और आता है। अक्सर ऐसा होता है, तो बड़ी कॉमन सी बात है, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, तो फैसला कुछ और होता है, वो रिमार्क्स को लोग समझते हैं कि शायद यही फैसला हो रहा है। फैसला तो वो चाहे कि भाई रिमार्क्स दे रहे थे, वो रिमार्क्स थे ना, रिमार्क्स कुछ और, कई दफ़ा रिमार्क्स ही आपको बताते हैं कि फैसला किस तरफ जा रहा है। बहरहाल वो रुक गया अपनी जगह कि भाई अब इसमें, अच्छा इसी दौरान वो कई नैब केसेस, क्योंकि नैब एक उसमें चला गया, एक सकूत का आलम होता है ना, एक आलम नज़ाम में नैब पड़ा हुआ है इस वक्त, मतलब उसने क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब केस वापस लेने हैं, इनको सबको छोड़ना है, इनको जाने देना है, क्या करना है नैब ने। मतलब नैब अपनी जगह पे, आप प्रॉपर लफ्ज़ से उसका ठुस पड़ा हुआ है। बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, वो सारे इंतजार कर रहे हैं कि हम क्या करें इसमें, मतलब कैसे। हालांकि जहन में रखें नैब की तारीख बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, और वो ये है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं हुआ है, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होता तो मुल्क का ये हाल ही ना होता।
ठीक है, मुल्क का ये हाल ना होता अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उसमें मालम जब्बा केस हो, कहीं परवेज खटक साहब आ रहे हो, साफ हो तो साफ हो, जाए तो जाए। या उसमें अब याद करें ना वो जब जावेद इकबाल साहब के दौर के अंदर नैब का एक जो जावेद चौधरी साहब की स्टोरी थी, जो पूरा केस उठा था, जिसके बाद जो चेयरमैन नैब के हवाले से कि भाई ये केस खुले, तो उन्होंने कहा था शायद 1-2 दिन में हुकूमत ही गिर जाए, पता नहीं क्या हो जाए, फिर वो टुस हो गया था मामला, तैयबा गोल, और वो छोड़ दें। मसला ये है कि नैब जो है वो अगर पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, FIA भी ना हो, बाकी अदारे भी ना हो, तहकीकाती अदारे ज़बरदस्त ऑफिस है ये। देखें, ये अदारे इसलिए ख़राब होते हैं कि जब आप पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करते हैं अक्रॉस द बोर्ड, या सबको ख़त्म कर दें और एक अदारा बना लें अकाउंटेबिलिटी का, और वो अदारों में सब जम हो जाएं और वो जनाब। लेकिन जब आप ये करेंगे कि ऐसी शख्सियात जो कि देखें, आज तो बड़े हमारे पार्लियामेंट के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, कारोबार भी अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कन्विक्टेड कन्टुट्टे अगर बैठ के मुझे कानून का बता रहे हो यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है, और वो यहाँ पे पीछे छुप रहे हो कि जी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये अफवाज पाकिस्तान ये है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर, मैं खुदा का वास्ता, मतलब अफवाज पाकिस्तान जो है, हमारे नौजवान आप ज़रा देखें इस वक्त सियाचिन में खड़े हैं, सरहदों पे खड़े हैं, मतलब कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और ये पिछले दिनों जो भी वाक़यात हुए ना, मुझे नहीं पता 9 मई का सारा सिलसिला जो भी अब ये इस पे कमीशन बनता है या क्या बनता है, इसका जो सबसे दर्दनाक पहलू था जी। एक तो ये कि तशद्दुद वगैरह हुआ, वो इसका एक पहलू था। दूसरा पहलू जो शोहदा के, मैं हमेशा कहता हूँ ना, शोहदा की फैमिलीज को जो तकलीफ पहुंची है बीच में ना, मतलब वो एक ऐसा मामला है कि जिसको, मतलब वो ज़्यादा इशू है। मतलब वो ये भी गलत है कि जी मॉन्यूमेंट्स पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो जो शोहदा की फैमिलीज को तकलीफ पहुंची है बीच में, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो एक बड़ा मामला अजीब सा है कि जिसका क्लेरिफाई होना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल वो 9 मई अलग है, लेकिन ये इस केस को समझेंगे, ये केस क्या था। अब ये केस जो है, अब फाइज साहब हैं, उन्होंने जाहिर है कि गालिबन उन्होंने अपना माइंड शो किया। आज हसनात मलिक साहब की फर्स्ट फ्रंट पेज पे स्टोरी है कि मैं शायद मतलब एक मुकर्ररा वक्त पे चला जाऊं, जो उनकी रिटायरमेंट का टाइम है। आज वो मुस्कुराए खान साहब को देख के, खान साहब भी उनको देख के मुस्कुराए। अभी जो है वो एक दूसरे से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा वो भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए। अब इस मुस्कुराहट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को देख के क्यों, फाइज साहब खान साहब को देख के मुस्कुरा रहे हैं, खान साहब उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। और थोड़ी देर बाद फैसल वाडा साहब को तो नहीं छू। इस वक्त हर चीज में कोई ना कुछ साजिशी जो है ना, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये क्यों हंसा है, ये उधर क्यों बैठा था, ये एक जो है ना, मतलब सबको इस वक्त जो है ना, किसी को इसराइल नजर आ रहा है पीछे अदालतों के, किसी को कुछ नजर आ रहा है, किसी को जो है वो PTI के पीछे जो है वो, और तो और मौलाना साहब के पीछे भी कोई, किसानों के पीछे भी कोई साजिश है, कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब, आगे पीछे कोई हुकूमत है, ये वो सब। असल बात ये है सिस्टम नहीं टिक पा रहा, और एक हिजान है, और ये हिजान होगा, क्योंकि हिजान के नतीजे में सिस्टम जाएगा ना, हिजान बपा होगा तो सिस्टम जाएगा। तो मुझे इससे कोई मतलब ये हिजान जो है ये सोशल अनरेस्ट की शक्ल ले रहा है। बस ये ध्यान में रखें कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है, और जो कराची, सिंध, मुल्क के दीगर हिस्सों में अभी 310 अरब रुपए का, तो बाकी 1600 अरब अलग था। वो जो बात की थी कि 1300 अरब की ये इन्होंने डालना है टैक्स लोगों की तनख्वाहों पे और बाकी सारा। अब ये 310 अरब जो है वो लाने की बात कर रहे हैं। बिजली का बिल जो है 310 अरब रुपए मजीद बढ़ने जा रहा है। और उसके साथ ही अच्छा एक खबर बड़ी अच्छी सुनाई है आज, अवाम के अंदर एक गलत खबर, एक फेक न्यूज़ फैलाई गई, और उस फेक न्यूज़ की अभी तस्दीक की गई है थोड़ी देर पहले। फेक न्यूज़ ये थी कि 22 घंटे लोड शेडिंग होगी। तो बहुत ही घटिया फेक न्यूज़ किसी ने फैलाई, इसको तस्दीक करके बयान किया कि 22 घंटे नहीं होगी, 18 घंटे होगी। तो बाकी हीट स्ट्रोक से बचने के लिए यूं करें, ऐसे करें, और बाकी ये है कि मतलब जिंदा रहें, क्योंकि ख्याल रखें कि कफन पे भी टैक्स लगने वाला है। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल जो है, पैसा वैसा कोई नहीं आ रहा बाहर से, निचकारी हो नहीं पा रही, काम धंधा कोई हो नहीं पा रहा। तो ये अब हमारे बड़े प्यारे यानी दोस्त कहना चाहिए, भाई कहना चाहिए, बड़े ज़बरदस्त, और उनकी
ये जिन्होंने 90 की और उससे पहले की जो सियासत बहुत बारीक से इसके उतार चढ़ाव देखे हुए हैं ना, बिल्कुल उनमें से नुसरत जावेद साहब हैं। तो नुसरत जावेद साहब जो है उनसे उन्होंने कल अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि अगर वली अहद, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करते अगले 15 दिनों में, तो शहबाज शरीफ हुकूमत तोड़ देंगे। अब ये नुसरत जावेद साहब की बात की, मैंने फिर नुसरत साहब को भी थोड़ी देर पहले उनसे रब्ता किया। मैंने कहा नुसरत साहब आपने तो बड़ी, उन्होंने कहा नहीं मैंने मुतबादिल भी दी थी खबर कि अगर आ गए तो ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल, वो उन्होंने बिल्कुल बैलेंस किया था उसको कि ऐसे एक इम्कानात। नुसरत जावेद साहब ने इलेक्शन से पहले बड़ा नुसरत जावेद साहब को जो है बड़ा तनकीद का निशान बनाया गया, तो उन्होंने कहा था कि मैंने लाहौर का पूरा चक्कर काटा है, वो पक्के जो है ना वो टिप्स पे होती है ना आपकी, शहर भी मुल्क पूरा वो कहते हैं चक्कर मारा है, तो नवाज शरीफ साहब तो गवाल मंडी से भी मसला हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब उसको बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन बाद में 45-47 से कुछ गड़बड़ी हुई। अब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके इम्कान आते हैं खुद ही जान छुड़ाएंगे। अब वो 15 दिन 20 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन आप नोट करें ना शहबाज शरीफ साहब अपने आप को इस सारे दंगल से अपने आप को अलग कर रहे हैं। आप नोट करें कि जो ये हो रहा है सारा, शहबाज शरीफ साहब भी इसमें बेजार हैं। मैंने कल कहा था कि नवाज शरीफ साहब भी जितना हम सब नवाज शरीफ साहब को समझते हैं, नवाज शरीफ साहब भी इसमें बेजार होंगे, इस गड़बड़ में नहीं कूदेंगे वो कम से कम, और ना ही उनके साथ जो साद रफीक साहब हैं वो कूदेंगे। मेरा अपना गुमान है, वैसे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग अलग ही रखेंगे अपने आप को। जो सियासत में कुछ थोड़ी बहुत, यानी थोड़ी बहुत तो नहीं, नवाज शरीफ साहब की एक शाइस्तगी और एक उनका, वो कभी भी इस कीचड़ में अपने आप को नहीं डालेंगे कि बीच में वो बैठ जाएं और ये और नहीं, तो वो अलग अपने आप को रखा हुआ है उन्होंने। और वो अब, लेकिन ये है कि वो अलग शायद ज़्यादा अरसे रह भी ना पाए, क्योंकि पंजाब में किसानों का एहतजाज शुरू हो गया। बस एक को इधर से पकड़ो तो इधर से एक चूहा निकल आता है, एक चूहे को इधर से पकड़ो इधर से एक तीसरी चीज़ निकल आती है। रोज़ ऐसे ही हो रहा है ना। मतलब वो कहानी थी 6 जजों की, 6 जजों ने खत लिखा था, वो अपनी जगह है। ये कहानी निकलाई वाडा साहब की। वाडा साहब को वो 6 जजों में से किसी ने नहीं बुलाया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये मामला चल रहा था खान साहब की। अब वो खान साहब की जो है वो तस्वीर तो आ नहीं सकी, कुछ भी नहीं हुआ, तो तहकीकात शुरू हो गई हैं, ये लीक कैसे हुई, उसको पकड़ा जाएगा और आदमी को ढूंढ के निकाला जाएगा। तो मतलब है कि वो इश्यूज किए हैं, सिक्योरिटी और आपके स्ट्रेटेजिक इश्यूज रीजन के, और उसके साथ आपकी इकोनॉमी और आपकी ये जो SIFC है, मुझे नहीं पता ऐसा क्या किस इसमें, मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है SIFC की, लेकिन और इसके ऊपर एतराज़ भी लोग कर रहे हैं इसके ऊपर। SIFC अगर, मुझे जो इसकी 2 बातें हैं ना, जो बहुत तनकीद भी इस पर हो रही है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा। एक तो बात यह है कि आपको 1 विंडो कहीं ना कहीं इस मुल्क में बनाना पड़ेगा कि 1 विंडो ऑपरेशन हो, जिसके नतीजे में लोग सरमायाकारी बाहर से लेकर आए, बजाय इसके 50 लोग उनको खाने पीने के लिए खड़े हो जाएं। तो 1 विंडो तो चाहिए, और 1 विंडो है भी इस मुल्क में, और इस मुल्क में सिस्टम चलता भी है। ये मोटरवे पाकिस्तान में ही है ना, जो इस्लामाबाद लाहौर है, आप उसको पाकिस्तानी चलाते हैं ना उसको, ये रूसी अमेरिकी तो नहीं चलाते। आप देखें उसकी कवानीन तो, और पुलिस का कॉन्फ्रेंस देखें कि वो कैसे रोकती है और चालान करती है और सवाल ही पैदा नहीं होता, और कैमरे लगे हैं, और इसी मुल्क में है ना मोटरवे। तो जब आप करने पे आते हैं चीज़ तो ठीक कर देते हैं, जब आप सत्यानाश करने पे आते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। और तो 1 विंडो एक तो चीज़ है। दूसरी ये है कि उसमें जो है वो लॉन्ग टर्म मईशत आपको लॉक करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म। ये नहीं कि कुछ अरसे के बाद जो है एक हुकूमत आई, दूसरी आई, उसने मुआहदा चेंज किया, आगे पीछे कर दिया, दाएं बाएं ये वो कर करा। और तीसरी बात यह है कि इसके ऊपर एक्वाटेक पे बार बार अदालतों को बुरा भला कहना बंद करें तो बेहतर है। ये रियासत पाकिस्तान का फैसला था कि रेकोटेक को उस वक्त रोकना है हमने, और बड़ा सही फैसला था। बाद में जो जुर्माने वो रेकोटेक उस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स कहीं से कहीं पहुंची है, बड़ा दूरस्थ फैसला था उस वक्त रियासती अदारों का। और वो एक, अब ये कि सामने जो अदालत थी तो वो अदालत के पीछे सब लगे हुए सारे, ये बेच रहे थे। आपको पता है उसी वक्त ही सौदे वौदे हो जाते बहुत सारे। ये बहुत अच्छा उस वक्त रोका था अदालत ने, और ये छोटे छोटे टुकड़े उसके करके, और ये ध्यान में रखें कि रेकोटिक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में भी जाता है। तो एक पूरा वो था कि चाइना के साथ ये सौदा पूरा का पूरा एक ठीक विजन था उस वक्त 12। तो ये अब देखते हैं कि कल क्या होता है। फैसल वाडा साहब को वो तंबी करते हैं, लेटर इशू करते हैं, क्या होता है बाकी सारा। वो अतर मिल्ला साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, उन्हें लगता है प्रॉक्सीज उतार दी गई हैं हमारे मुकाबले पे।
तो ये तसादुम ऐसा नहीं, इश्यूज अलग हैं, ये ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है ना, अब सिस्टम में पूरा जा रहा है, तो उसको बस देखें, एंजॉय करें अपने, बस ये कि मुल्क के अल्लाह ताला खैर करे। इश्यूज हमारे वही हैं, इकॉनमी हमने ठीक करनी है, अच्छा हमने फ्यूचर देके जाना है, इसमें सारे ये अब देखें ना, लड़ाई मार्केट इसलिए हो रही थी कि नैब की तरमीम, और फैज़ साहब भी मेरा ख्याल है कि जाने से पहले, मैं नहीं कह सकता अदालत क्या फैसला करेगी, लेकिन बहरहाल ये एक तारीखी फैसला होगा उनका कि क्या ये बेंच जो है ये करप्शन को लीगलाइज करके जाता है या ये करप्शन को उड़ा के जाता है, ये बेंच भी उड़ा देता है, ठीक है। और उसके नतीजे में कई बंद हुए केसेज जो हैं वो खुल जाएंगे, बरीड अलाइव। ये सारा उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में 2-3 बड़े वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, और आज का सबसे बड़ा वाक़या तो ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन चाइना पहुंच गए, और चाइना में उनका पहला रोज़, कल दूसरा रोज़, और ये तारीखी दौरा है उनका। तारीखी दौरा इसलिए हो रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने, एक तो रॉबर्ट फिको जो स्लोवेकिया के सदर हैं, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, जिनको गोलियां लगी थी कल, वो ज़ख्मी हैं शदीद, और हमारी तरफ से नेक ख्वाहिश है, स्लोवेकिया हमारा मुल्क है, ये जिन में रहे कि प्रो रशिया है, ये पूरी यूक्रेन के फड्डे में प्रो रशिया है और एंटी अमेरिकन है। ये चेकोस्लोवाकिया से निकला है ना स्लोवेकिया, तो ये उसके उस दौर के ये पॉलिटिशियन है, और जो रशिया के प्रो रशियंस में से ये शुमार इनका होता है। बहरहाल तो अब ये पुतिन जो है ये पहुंचे हैं शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल हुआ है, और कोई 30 सफ़ों पे मुश्तमिल एक मुश्तरका एलामिया भी जारी हो गया है पहले ही दिन, और उसमें जो इनके साथ बहुत बड़ा डेलीगेशन है, सर्जेई लेवरोव ने तो होना ही था, बाकी भी डेलीगेशन है इनका, इनके फाइनेंस के लोग हैं, बाकी लोग हैं सारे, नए फॉरेन मिनिस्टर जो एंड्राई बेलोजोफ हैं वो भी साथ हैं, और नए फॉरेन मिनिस्टर, नए डिफेंस मिनिस्टर जिनको अभी अपॉइंट किया था 2 रोज पहले, और पुराने डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, सर्जेई शेगो, पुराने डिफेंस मिनिस्टर वो जिनको डिफेंस मिनिस्ट्री से हटा के सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल बना दिया था, वो भी साथ हैं। तो एक बड़ा डेलीगेशन है, पावरफुल डेलीगेशन, और वहां पे जाके डिफेंस पे बात हुई है, और यूक्रेन पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें यूक्रेन के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि मैं चाइना का पीस प्लान एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये उस वक्त चाइना का पिछले साल रशिया ने और यूक्रेन दोनों ने चाइना का वो जो 12 पॉइंट्स थे कि हम पीस लेकर आते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी दुनिया में चाइना जो है स्टेबलाइजिंग फोर्स है, चाइना एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। अभी गजा रुका हुआ है, अभी गजा ऑपरेशन फुल रुका हुआ है, रफा पे भी गजा पे भी, वो मैं अभी उस पर आता हूँ, शहादतें हो रही हैं लेकिन फुल फ्लैश ऑपरेशन अभी रुका हुआ है, मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन ये यूक्रेन को पहले डिस्कस करें। ये उस वक्त हो रहा है सारा जब ज़ेलेंस्की जो हैं वो पहुंचे हैं खरकेव में, यानी उस जगह जो जहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, और पिछले 17 महीने में, अच्छा यहां पर अब कंफ्यूजन है कि मैं यहां पर, देखिए मेरे ख्याल से मैंने AFP को भी देखा है, और मैंने इसमें फिर मीडिया को भी मैं कोट कर रहा हूं, लेकिन इसमें 278 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 2024 में, 2024 के पहले 5 महीनों में 278 मुरब्बा किलोमीटर रूस ने छीन लिया यूक्रेन से, जबकि पिछले 278, जबकि पिछले पूरे साल में कुछ 300 छीना था। तो ये लड़ाई जो है ये बहुत तेजी के साथ 600 के करीब मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन जो है वो यूक्रेन के हाथ से चली गई है रशिया के पास, और खरकेव तो निकल गया हाथ से, और खरकेव निकल गया हाथ से, और टेलीग्राफ जो है बरतानिया का, उसने आज बड़ी एक तरह से तंज की है, 3rd स्लाइड है, लेट अस यूज US वेपन्स टू स्ट्राइक इनसाइड रशिया, प्लीड यूक्रेन विद करकेव एडवांस, और खरकेव निकल गया हाथ से, बहुत आगे चला गया, और सोल्जर्स वहाँ पे चीख रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है डिफेंडिंग इन इट्स नॉर्थ यूक्रेन फेसिस प्रेशर ऑल अराउंड फ्रंट लाइन। मैंने आपसे कहा था ना कि साइड की फ्रंट लाइन, ये देखें इस पे अगर हम ये मैप दिखा सके ना जो कल दिखा रहे थे हम, तो उसमें ये हो रहा है ना कि एक तो ऊपर से है, एक तो नॉर्थ से हो रहा है, एक ये पुश जो है ये ईस्ट से भी हो रहा है, ईस्ट का पुश भी हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है, और ये एक तरह से आप समझें कि ये अनएक्सपेक्टेड है। और खासतौर पर ये जो बिल्कुल नीचे
विदिवका का इलाका है, ये मेरे ख्याल से निकल जाएगा, सबसे पहले ये निकलेगा। ये स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना, ये ज़हन में रखें कि ये यूक्रेन ने जो है ना वो अच्छा, इसका भी चाइना के साथ ताल्लुक है। चाइना के साथ ताल्लुक ये है कि जो उनकी आज स्टेटमेंट आई है ना प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग की, तो उसमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की तो हमने बात की थी, 240 बिलियन की उनकी ट्रेड हो रही है आपस में, सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ जा रहा है, वो सारी बात हुई थी। लेकिन पिछले साल ये जो है, हमें 2-3 सालों से ये नज़र आ रहा है कि उनकी जॉइंट ड्रिल्स भी हो रही हैं, ठीक है ना, उनकी जॉइंट ड्रिल्स हमें होती नज़र आ रही हैं। और ये जो ड्रिल्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न इंटर एक्शन 2023 में ड्रिल्स जो इनकी हुई थी, तो उन ड्रिल्स, वो जो एक्सरसाइजेस को अगर हम देखें, वो एक्सरसाइजेस हुई थी पैसिफिक में, यानी वो जापान स्पेसिफिक आगे पीछे, लेकिन वो जो है जापान स्पेसिफिक नहीं, ताइवान स्पेसिफिक, लेकिन उसमें उन गलतियों, अगर उन एक्सरसाइजेस को देखें जो पिछले साल चाइना ने और रशिया ने की थी, उसमें आपको यूक्रेन की वो गलती नजर आएगी जो कि ब्लैक सी में यूक्रेन ने जो हार्पून मिसाइल यूज किए थे अमेरिका के और रशियन फ्लीट को डबो दिया था, उसको वहां पर जो एक्सरसाइजेज हुई थी 2000, ये जो इंटरेक्शन, नॉर्दर्न इंटरेक्शन एक्सरसाइजेज हुई थी बिटवीन रशिया, यानी बिटवीन रशिया, नॉट बिटवीन रशिया और यानी इनकी आपस में जो दोनों की, उसमें जॉइंट कमांड सेंटर नेवल और एयर, और उसमें उस वाक़े को रिपीट किया गया था कि अगर ये यहां पे सिचुएशन कभी क्रिएट हो, क्योंकि लैंड टू सी डिस्ट्रक्शन बड़ी एक जरा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब लैंड टू सी डिस्ट्रक्शन हुई थी ना, कि लैंड से उन्होंने मारा था यूक्रेन ने और वो फ्लीट डूब गया था पूरा, तो लैंड टू सी को भी वहां पे काउंटर करने के लिए फ्यूचर में, तो ये डिफेंस के मामले पे भी बहुत आगे चले गए हैं इस वक्त रशिया और चाइना, और यहां पर वो पीस प्लान एक्सेप्ट हो रहा है, वो पुतिन कह रहे हैं कि मैं वो पीस प्लान एक्सेप्ट करता हूं, ये वो एक्सरसाइजेज हैं, ये वो एक्सरसाइजेज हैं 2023 की में ये हुई थी 17 जुलाई, और ये 16-17 जुलाई 2023 में हुई थी, और इसमें पीएलए भी मौजूद थी, इसमें जो है वो नॉर्दर्न कमांड थी पीएलए की, और बाकी इसमें रशिया भी मौजूद था, ये वहाँ पे एक्सरसाइजेज हुई थी, ठीक है। और इसमें यूक्रेन के बहुत सारे सबक जो थे वो वहाँ पर, कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ये समंदर जो है फर्ज करें ये ब्लैक सी है, फर्ज करें ये समंदर मेडिटेरियन है, ये पूरा। अब मसला ये है कि ये इस वक्त, ये उस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा यूक्रेन अंडर प्रेशर है, और ये जो है यूक्रेन, इसके ऊपर सारी फ्रंट लाइन्स खुल गई हैं वहाँ पर, हालांकि सेक्रेटरी ब्लिंकन भी गए हैं वहाँ पर, लेकिन बात बन नहीं रही। और एक बात मैं आपको दूसरी बताऊँ कि उसमें जो ये स्टेटमेंट आई है ना कि ये इसका सियासी, अच्छा, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि सियासी हल, तमाम तसादुम का सियासी हल उन्होंने वो पेश कर चुके हैं पहले, और सियासी हल जो था वो 12 पॉइंट्स थे, जिसमें ये था कि एक तरह से, लेकिन जगहों में सीज फायर क्या होती है, जिसके पास जो जगह आ गई ना वो सीज फायर बन जाती है, वो जो काबिज हो गया, मतलब वहाँ पे, मतलब जैसे पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, तो मतलब जहाँ पे जो अगर सीज फायर होना है ना, तो सीज फायर उस वक्त होगा कि जो जहाँ है वहाँ रुक गया, सही, ठीक है ना, वो हो गया, सीज फायर हो गई, वो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लेकिन वो जो है ना बस कहते हैं जंगबंदी हो गई। ऐसा नहीं होता कि कोई अपनी जगह छोड़े, वो जगह जिसके पास गई वो गई, ठीक है, और कहता है बच्चों मुझे मौका मिला मैं आ गया हूँ मैं आ गया हूँ, वो रूल सीज फायर हुआ होता है, लेकिन वो एक, आप समझें कि एक फ्रंट होता है जो कि आर्जी तौर पे जिस पे जंग बंदी हुई होती है, यानी जंग का खात्मा नहीं होता, जंग सीज फायर है, सीज फायर। तो अक्सर आपने सुना होगा सीज फायर की खिलाफ वर्जी, सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी, ये हुई वो हुई सारी, तो जंग अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक सीज फायर है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस जो कि रहना चाहिए, हमारी तो दुआ है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली का इजलास जो है कल तलब किया गया है, दूसरी जानिब आज जो है नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब और जरताज गुल साहिबा के दरमियान जो है तल्ख कलामी भी हुई, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और मेरा ख्याल है वो माजरत भी हो गई बाद में, और उसको रफा दफा भी हो गया मामला, लेकिन ये कि एक माहौल ऐसा है जिसमें वो एक अजीब सा माहौल है पार्लियामान का। लेकिन मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है,
इस केस में ये बात तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है कि वो वीडियो लिंक से आए, नई बात करने दी गई, ये हुआ, वो तो छोड़ दें। ये केस इस मुल्क का फैसला करेगा कि यहां पर क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अदारों को इस्तेमाल करना है, नैब को या बाकी, या ये है कि जेन्युइन एहतसाब का तरीका भी है। लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे थे, बहुत सारे केसेस जब से नैब बनी है, नैब ऑर्डिनेंस आप उठा के, वो सिर्फ पॉलिटिकल मतलब है कि मुस्लिम लीग कब बनानी है तो भाई नैब को नहीं बुलाओ, उनसे कहो कि यार मुस्लिम लीग कब बनाए। पैट्रियट बनानी है तो मुस्लिम लीग सॉरी नैब की जिम्मेदारी है कि पैट्रियट निकाल के देगी वो। तो नैब का अदारा जो है वो पॉलिटिकली वो होता रहा है हमेशा, लेकिन उसका हल ये हरगिज नहीं है कि आप इन अदारों को खत्म करते हैं सारे। और लोग ये कहते हैं कि हमसे कौन पूछने वाला कौन है भाई, जो हो रहा है पूरे मुल्क में इस वक्त। क्या मैं आपको बताऊं, अजीब सूरत हाल है। पहले जो था ये था कि मीडिया जो है, मीडिया कंट्रोल है ना, मीडिया कंट्रोल की कई शक्लें हैं। मीडिया कंट्रोल की शक्ल एक ये भी है, लोग कह रहे हैं मीडिया में कंट्रोल की शक्ल ये भी है कि पहले मीडिया करप्शन की स्टोरियां लाता था सामने कि जी ये करप्शन है, ये अकाउंट्स हैं, ये लूटी हुई दौलत है, ये बाद में पता तो वो सारे के सारे तो निकल के आ गए। और ये क्रेडिट जाता है ये खान साहब के वक्त में, क्योंकि खान साहब चाहते थे उसको सही कर देते, लेकिन उनके अपने बहुत सारे लोग थे, वो पता चला कि वो मामला ही कुछ कहीं और कहीं और निकल गया। वो बाद में सारे जाके मिल गए, वो कोई इधर पार्टी में कहीं उधर पार्टी में, मुखलिस और उनके साथ खड़े रह गए, और कारकुन जो है वो जो भी कुछ हुआ। लेकिन मसला ये है सारा कि इस दौरान वो उनको ये भी नहीं पता था कि ये मेरे ऊपर लागू हो जाएगा। उन्होंने चैलेंज कर दिया, वो चैलेंज होने के बाद लोगों ने कहा कि वो फायदा उठाएंगे, उन्होंने कहा फायदा नहीं उठाना, मैं तो इसको लड़ूंगा अभी भी। तो ये एक इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई। अब लार्जर बेंच बना हुआ है और सवाल ये है कि वो बेंच का फैसला करता है, और वो क्या इस मुल्क में जो है वो फिर मतलब फिर तो एक अदारी बंद कर देना। फिर नैब को देखें, मैं तो नैब का बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है। वो पता नहीं वो क्या थे, मुसवी साहब थे, उन्होंने एक दिन मुसवी साहब कहते हैं जिनकी खिदमत हासिल की थी, आपको याद है मुसवी साहब दरमियान में आना शुरू हो गए थे लंदन से। वो कहते हैं मुझे पैसा दें तो मैं $1 अरब मियाँ नवाज शरीफ के सिंगापुर के एक अकाउंट में से निकाल के ले आता हूँ। तो सिंगापुर के एक अकाउंट में से $1 बिलियन। यार क्या, वो एक अजीब से एक शख्सियत दरमियान में आई थी, वो पता नहीं क्या थी, खावी मुसवी या क्या शख्सियत थी, वो एक अजीब थे। उन्होंने कहा इतना मुझे पैसा मिले, और वो मतलब खाते गए बीच में, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन ये हुआ कि नैब के अंदर इतने सालों में। वो कहते $1 बिलियन। उन्होंने कहा अच्छा आप लाए? उन्होंने कहा नहीं, वो तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था, $1 बिलियन नहीं, वो मेरे ख्याल से वो तो इससे भी ज्यादा है, इससे भी कम है। मतलब एक तमाशा लगा रहा है इस मुल्क में नैब। लेकिन कहीं ना कहीं जब बाहर से आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे और अवाम का एतमाद बहाल करेंगे, फिर लोग ये नहीं कहेंगे कि जी हमारे पास अरबों रुपए है, हमारी मर्जी, हम जहां पे लगाएं दुनिया में, कहेंगे नहीं हम पाकिस्तान में लगाएंगे। आपको अपने वतन से मोहब्बत होगी, आपका नौजवान यहां पे इस मुल्क में बैठेगा और यहां पे काम करेगा, और आपका जो ज़हीन और ईमानदार शख्स है वो मुल्क छोड़ के बाहर नहीं भागेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि यहां पर एक रूल ऑफ लॉ है। ये नहीं कि हमारे पैसे जो चाहे तो जहां मर्जी जायदादें बनाए। अब उनसे पूछे ना कि पैसा कहां से आया आपके पास, बाहर कैसे गया, ठीक है ना। जो मैंने आपसे कहा ना, एक आदमी जो है 30,000 रुपए उसकी नौकरी है, इस लिस्ट में नाम है, वो फ्रंट मैन है, और उसकी 40 जायदादें बाहर। वो भाई मेहनत करता होगा, कमाता होगा, करता होगा, कैसे करता होगा भाई? 30,000 रुपए उसकी तनख्वाह थी, तो उसने 30 जायदादें कैसे बना ली इंग्लैंड में और स्पेन में? तो देखे ना, एक अजीब और गरीब सी, मैंने आपसे कहा ना ये। और ये खाली इसको पनामा को आप पेंडोरा के साथ, सॉरी इसको दुबई लीज को पेंडोरा के साथ, पनामा के साथ, और बाकी अदारों के पास हर चीज है। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने मुल्क को सुधारना है या इसके बाद इसी तरफ लेके चलना है? नहीं लेके जाना, ये खुद ब खुद सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। वो चाहेंगे भी तो इसको नहीं बचा सकेंगे, ये भी बता दूं, वो चाहेंगे भी तो इस सिस्टम को नहीं बचा सकेंगे। ये इतना फेक निजाम है ये। अब जनाब उन्होंने जो बात की है, पूरी दुनिया पर असर होने जा रहा है प्रेसिडेंट पुतिन का और शी जिनपिंग की मुलाकात का। और दूसरा जो आज इजलास हुआ है वो हुआ है बहरीन में, मनामा, और वो हुआ है 22 ममालिक के सरबराहान या 22 ममालिक की नुमाइंदगी के साथ अरब लीग, जिसमें से 8 अफ्रीका के हैं। लोग समझते हैं कि सारे अरब ममालिक शायद मशरिक वस्ता में ही हैं, मतलब इधर ही हैं, वो अफ्रीका में भी हैं, इसलिए मीना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका।
तो वहाँ से जनरल सीसी भी पहुँचे हुए हैं बहरीन, दुबई के रूलर शेख मोहम्मद पहुँचे हुए हैं, बाकी जो मोहम्मद बिन राशिद पहुँचे हुए हैं, बाकी उनके बड़े सीनियर लोग पहुँचे हुए हैं, जॉर्डन से आए हुए हैं शाह अब्दुल्ला, उसके बाद जो है वो अमीर कतर हैं, मतलब बशारुल असद हैं सबसे बढ़ के। बशारुल असद के अरब लीग में वापसी भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना पिछले दिनों में जो हुई है, पिछले चंद महीनों या सालों में। तो ये सारी शख्सियत मौजूद हैं। ओपनिंग स्पीच इसमें जो सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर उन्होंने की है लाउड एंड क्लियर। अच्छा, पिछले साल ये पहली दफा बहरीन में हो रहा है जब से ये बनी है अरब लीग। तो पिछले साल जो मेजबान मुल्क था वो सऊदी अरेबिया था। तो जो ओपनिंग स्पीच की वो सऊदी वली अहद और वजीर आजम ने की लाउड एंड क्लियर। उन्होंने कहा कि मतलब ओपनिंग ही बात, उन्होंने कहा जो ओपनिंग नुक्ता है किसी भी गुफ्तगू का वो आजाद फलस्तीनी रियासत का क्याम है, और वो ये कत्लेआम और गजा में और जो भी जाहिरियत हो रही है फलस्तीनियों के हमायत में हम सब खड़े हैं। मतलब ओपनिंग ही इस बात से हुई, आगे जो भी कुछ होगा इसके बाद होगा। और उसके बाद फिर बाकी सारे, महमूद अब्बास भी वहां मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, वो आज करारदाद और बड़े बड़े सख्त वहां पे बात हो रही है। और साथ ही साउथ अफ्रीका पहुंच गया है कि ऑपरेशन रुकवाया जाए रफा में। जब तक फैसला नहीं हो जाता तो ऑपरेशन को रुकवाया जाए। साउथ अफ्रीका फिर पहुंचा हुआ है बैनुल-अक़वामी अदालत में। और ये अरब लीग के अंदर ही जो करारदाद आज मंजूर होने जा रही है, वहां पर प्यूटिन और उन्होंने मिडल ईस्ट भी डिस्कस की है। और ये करारदाद उस वक्त मंजूर हो रही है अरब लीग की जब जैक सुलिवान निकल आना है और रफा रुका हुआ है। और अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा है कि 1 मिनट, जैक सुलिवान के जाने से पहले ही रफा नहीं शुरू करना, रुक जाओ, रुको 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 रुको, जैक सुलिवान आ रहे हैं। और जैक सुलिवान एक हॉक के तौर पे जो कि अभी तक इसको, तो जैक सुलिवान उस, यानी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। उससे 1 दिन पहले अरब लीग ने इजलास रखा है, अरब लीग का इजलास हो गया। करारदाद के जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि रफा का ऑपरेशन, और सवाल जनरल सीसी मौजूद है। जॉर्डन, 2 मुल्कों के, जॉर्डन और इजिप्ट, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मैं आपको, कोई भी दुनिया में अफोर्ड नहीं कर सकता कि अभी तो ये 30-40 हजार जो कत्लेआम हो रहे हैं वहां पे, अभी तो इसका हिसाब देना है। आगे तो छोड़ दें क्या ऑपरेशन होगा क्या नहीं होगा, अभी तो उस कत्लेआम का हिसाब देना है, जेनोसाइड है। तो बात ये सारी कि उसका हिसाब देना है। तो उससे पहले करारदाद मंजूर हो गई है। शी जिनपिंग और प्यूटिन ने कल भी मिलना है, कल भी कप लगाएंगे वो, ठीक है, पार्क में उनके चलते हुए नजर आएंगे, फिर खाना खाएंगे रात को, उसकी तस्वीरें कल आएंगी सामने। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग वाकया जन्म ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अपने दाखिली इंतशार से जल्दी निकलेंगे और पाकिस्तान में ये जो काले कवानीन जिनके तहत हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है, इससे हम बाहर निकलेंगे। एक 1 विंडो ऑपरेशन, मईशत, सब कुछ। और ये भी बंद होगा कि भाई यहां तो कुछ नहीं होता तो हम, भाई आप पाकिस्तान पे सैर करने आते हैं क्या? आपका पैसा है नहीं यहां पे और आप दूसरे मुल्कों से कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करो आके। तो ये मेरे ख्याल से देखते हैं कि मामला कहां जाता है। मेरा ख्याल है कि ठीक ही हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अभी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। पॉपकॉर्न खाएं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पॉपकॉर्न खाएं और रिलैक्स होकर बैठे लोग। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।